हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 6 सितंबर के। उसके लिए हमारा मॉडल सेट ही आपका 4 होने वाला है। ये हमारा सेट 4 है। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। अगर सेट 1 2 3 नहीं देखें तो आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 सितंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण बताइए। ठीक है, तो बोला नदी के जल के घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदियों में उद्योगों का जो प्रदूषण होता है, अपकृष्ट कचरे के मिल जाने से इसका जल क्या होता है, प्रदूषित हो गया है। कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ वर्षा के पानी के साथ विभिन्न जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे नदियां तो प्रदूषित होती ही है, साथ ही जल की जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल की अविवेकपूर्ण तरीके से घरेलू उपयोग किए जाने से जल में प्रदूषण की मात्रा क्या होता है, बढ़ते जाता है। सही तरीके से जल का परिष्करण नहीं होने से जल के प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। जल का प्राकृतिक गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, नदियों की उत्पत्ति तथा अवसान तक के जीवन काल की चर्चा करें। नदियां अपनी उत्पत्ति से लेकर अवसान तक के काल का एक लंबा समय तय करती है। ठीक है, अपने मार्ग के ऊपरी हिस्सों में नदियों की गति बहुत ही तीव्र होने के कारण आपर्दन की क्रिया भी काफ़ी तेज़ी से होती है। नदियाँ अपनी युवा अवस्था में, बीच अवस्था में भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू के संवहन करते हैं। नदियाँ की मध्य अवस्था आते आते उनके क्रम होता है धीरे धीरे धीमा हो जाता है, जिसके कारण अपने साथ लाए गए विभिन्न सिल्ट या बालुओं को अपने किनारे पर छोड़ती चली जाती है, जिसके कारण गोखुर झील और विसर्पों जैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदियाँ बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारे अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। अपने मुहाने तक आते आते नदियों की गति अत्यधिक धीमी हो जाती है, जिसके कारण वह अवसान काल में नदियाँ पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। आगे देखिए, बोले उत्तर तथा दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताइए। तो उत्तर भारत की नदियाँ देखिए, अधिकतर उत्तर भारत की नदियों की उत्पत्ति हिमालय से होती है। ठीक है, उत्तर भारत की नदियाँ जो सदा निरा मतलब 12 महीना में चलने वाला नदी है। आगे देखिए, इसमें जल का स्रोत है हिमालय के बर्फ से पिघलने से होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। हिमालय नदियाँ या उत्तर भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत गहरी होती है। चलिए ये भी क्लियर है। उत्तर भारत की नदियाँ में नौका चलान सुगम होता, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है उत्तर भारत की नदियाँ समतल मैदानों में बहने के कारण जल विद्युत निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त नहीं मानते हैं। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों की उत्पत्ति छोटी छोटी पहाड़ियों से होती है। दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी होती है, मतलब 12 महीना बोल रहे हैं, कुछ महीना उसमें नहीं रहता। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ का स्रोत अधिकतर वर्षा के जल से ही होते हैं। जब वर्षा है तो भैया नदी है, तो बाकी सूख जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत छिछली होती है। दक्षिण भारत की नदियाँ में नौका चलान सुगम नहीं होता है, क्योंकि 12 महीने उसमें पानी नहीं रहता है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ का धरातल उबड़ खाबड़ होने के कारण जल विद्युत निर्माण के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे देखिए, नदी की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करिए। देखिए नदी का जो यहाँ पर देखिए ऊपरी भाग है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, नदी का देखिए यहाँ पर उत्पत्ति है, ऊपरी भाग है नदी का, यहाँ मध्य भाग है, यहाँ क्या गोखुर झील है, समझे। तो ये आपका पूरा चित्र दिया हुआ नदी का। आगे देखिए, नदियाँ अपने लंबे जीवन काल के विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। नदियाँ अपनी युवा अवस्था में ही बहुत ही तीव्र गति से ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, जिसके कारण वो अपने मार्ग से ऊपरी भाग में तीव्र आपर्दन की क्रिया करती है। आपर्दन की क्रिया तीव्र होने के कारण भारी मात्रा में सिल्ट, बालू तथा निक्षेपण का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में यह नदियाँ विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसके विसर्प गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक, गोखुर झील महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के अंतिम काल में जिसे नदी का पौध अवस्था कहा जाता है, नदियाँ अपने लाए गए निक्षेपों को किनारे पर छोड़ते चली जाती है। इसी से डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है। नदियाँ किनारे पर उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, इससे गैर कार्यों और उपजों का प्रोत्साहन करते हैं। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है। ये आपका
सिविक्स का क्वेश्चन है, प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता का क्या महत्व है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामलों से फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार संप्रभुता कहलाता है। साथ ही भारत सरकार घरेलू और वैदेशिक मामले किसी भी बाहरी शक्ति के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के वर्णित गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत के शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश राज खानदान का। हमारे देश में शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, संविधान का प्रस्तावना में वर्णित समता का क्या अर्थ है? तो बोला समता का अर्थ है कानून के समक्ष अपने सभी लोग समान है। कानून के समय संविधान जो है सदियों से चलती आ रही सामाजिक असमानताओं का अंत और हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। बोल रहे हैं जी, किस प्रकार अफ्रीकी वासियों ने 1950 ईस्वी में शुरू हुए रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? इस संघर्ष में कौन कौन से लोग यह शामिल थे? तो बोल रहे हैं यहाँ पर ना, जो 1950 ईस्वी में शुरू हुए रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष में अश्वेत रंगीन चमड़े वाले भारतीय मूल के लोगों ने संघर्ष किया। इन्होंने विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली को विरोध करने वाले संगठन हो गया अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनके कार्य मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करके आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का साथ दिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका का वर्णित समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो बोल रहा है जो समाज में संपदा या संपत्ति का उत्पादन सामूहिक रूप से होता है, अतः समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी या स्वामित्व से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। आगे अगर देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? तो भारतीय संविधान में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। कोई भी धर्म राज्य या भारत का आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्म मान्यताओं और आचरणों के रूप में समान होगा। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। देखिए क्या यहाँ पर बोला कि कुछ यहाँ पर अंश दिया, इसको पढ़ लीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा। इस अनुच्छेद में मूल्य संवैधानिक के दर्शन के बिल्कुल मेल नहीं खाते या तो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। संवैधानिक मूल्य में स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के सभी को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।